नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के बायोलॉजी के कुछ 50 ऐसे महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके इस बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बिना देर के हुए क्लास में अंत तक बने रहना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना भी न भूलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए इसका दिया है अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, ऑप्शन सी है अंडाशय में, और ऑप्शन डी है योनि में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में, ठीक है। जो निषेचन की क्रिया होती है वह संपन्न होती है, ठीक है। अंडवाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है कि निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्ग दंतों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्ग दंतों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। यदि क्वेश्चन पूछ देता है कि मनुष्य के मुंह में या फिर मनुष्य में चौवर्ग दंतों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 12, ठीक है। और प्रत्येक जबड़े में यहाँ पे पूछा गया है तो कितना हम लोग बताएंगे, तो 6 होती है, ठीक है। ऊपर साइड 6 होती है और नीचे साइड भी 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पाइसम सटाइवम होता है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम। और हिबिस्कस किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है? तो यह गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हिबिस्कस होता है। और नेक्स्ट है कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यह होता है होमो सैपियंस। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें कि 44 जो होते हैं वो अलग होते हैं और 2 जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं इनको कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र या फिर कायिक गुणसूत्र, ठीक है। और जो 2 होते हैं उनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर में जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है, ठीक है, ऑटोसोम्स की संख्या। और सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो तंत्रिका के मध्य के रिक्त स्थान को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को कहा जाता है सिनेप्स, ठीक है। यानी कि दो तंत्रिकाओं के बीच के जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती क्रिया का उचित उदाहरण है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना होगा आपको प्रत्यावर्ती क्रिया होती क्या, ठीक है। तो वह क्रियाएं होती हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो कि किसी भी उद्दीपन के प्रति अचानक से क्रियाएं हो जाती हैं, उनको कहा जाता है प्रत्यावर्ती क्रियाएं। जैसे कि किसी भी स्वादिष्ट भोजन को हम देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाता है। और या फिर दूसरा उदाहरण है इसका कि जब हमारा पैर या फिर हाथ किसी नुकीली वस्तुओं पर पड़ता है तो हमारा हाथ स्वयं हट जाता है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती है? तो ये प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। और किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ये क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। यह क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं वह मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलक झपकना, ठीक है। ये क्योंकि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी पलक हमेशा झपकती रहती है, ठीक है। तो यह क्या कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रत्यावर्ती क्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए है इसका टेस्टोस्टेरोन, बी है इंसुलिन, सी है एस्ट्रोजन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो दोस्तों कौन सा हार्मोन है? तो यह नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। यह नर लिंग हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है ये तो दोनों में पाया जाता है, ठीक है, शायद। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस में पाया जाता है? तो मादा में पाया जाता है एस्ट्रोजन। इसलिए कौन सा हार्मोन हो जाएगा? मादा हार्मोन क्या हो जाएगा? मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसका स्राव करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक है। यानी कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ किसका स्राव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो किसका स्राव करती हैं, तो एंजाइम का स्राव करते हैं, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है घुमा करके कि एंजाइम किस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, तो बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क, ठीक है। प्रमस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो यह होता है सेरिब्रम, ठीक है। प्रमस्तिष्क का सेरिब्रम जो होता है यह मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग माना जाता है, ठीक है। सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या फिर प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा। दोस्तों वीडियो जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है पूर्ण रूप से, तो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो ऐसे जीव जिनमें कि कंकाल जो होता है उनके शरीर के बाहर होता है, ठीक है। जिन जीवों का कंकाल जो होता है उनके शरीर के बाहर होता है तो उनको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। वो खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जो मनुष्य है उनके उनमें जो कंकाल होता है यानी कि हड्डियां होती हैं वह अंदर पाई जाती हैं, यानी कि उसके ऊपर हड्डियों के ऊपर क्या पाया जाता है, हमारा स्किन पाया जाता है, ठीक है, या फिर चमड़ा बोल दे उसको। तो स्त्री ये भी क्या हो जाएगा, बंद परिसंचरण तंत्र। घोड़ा भी बंद परिसंचरण तंत्र में और मनुष्य भी बंद परिसंचरण तंत्र में आएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी है कॉकरोच, ये किस में आएगा, तो खुला परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। और यह थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। थायराइड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है, ठीक है। तेलचट्टा का रक्त आपने देखा होगा यानी खून, तो वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है मानव शरीर में, तो इसका कार्य होता है O2 का परिवहन करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है। यकृत से पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि यकृत किस कोशिकाओं का बना होता है। तो यकृत जो होता है वो किस कोशिकाओं का बना होता है, तो हेपेटिक कोशिका का बना होता है, ठीक है। हेपेटिक कोशिका का बना होता है कौन, यकृत, ठीक है। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन, ठीक है, सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन होता है वो किस में होता है, तो वो भी मानव शरीर के यकृत वाले भाग में होता है, ठीक है। यकृत में सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ठीक है, प्रंकुचन एवं अनुशीतलन क्या होता है तो इसके बारे में आप जानिए। जब हृदय हमारा पंप करता है तो जब हृदय पिचकता है, ठीक है, तो हृदय या फिर सिकुड़ता है तो हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं तो हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रंकुचन कहते हैं। ठीक है, और अनुशीतलन किसे कहते हैं तो जब हृदय सिकुड़ने के बाद जब फैलता है, ठीक है, तो हृदय के फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं अनुशीतलन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि में एक स्वस्थ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है तो 120 से क्या होता है 80 मिमी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मटर का पौधा किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है इसका बहुवर्षीय, बी है एक वर्षीय, सी है 2 वर्षीय और डी है अर्धवर्षीय। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मटर का पौधा होता है वो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। ठीक है, मटर का पौधा कैसा होता है तो एक वर्षीय पौधा है मटर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो कि संबंधित है किससे तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, जो वृक्क है वह एक प्रमुख उत्सर्जित तंत्र है। ठीक है, वृक्क, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का वहन करने के लिए। ठीक है, यानी कि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पादपों में पहुंचाने के लिए जो पाया जाता है वो क्या है जाइलम है। ठीक है, और फ्लोएम का कार्य क्या होता है तो फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, इधर उधर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीएनए है उसकी खोज सर्वप्रथम करी थी फ्रेडरिक ने। ठीक है, डीएनए की खोज किसने करी थी तो फ्रेडरिक ने करी थी। और डीएनए का जो द्विकुंडलीय मॉडल है जिसको द्विकुंडलीय संरचना भी कहा जाता है उसको किसने बताया था तो उसको वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक ने करी थी। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक शर्करा या फिर राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं आपको डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक या फिर डी ऑक्सी राइबोस शर्करा बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रोटीन्स और डीएनए दोनों के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए दोनों को मिलाकर क्या बनता है तो हमारा गुणसूत्र बनता है। ठीक है, जो कि गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है तो अभी आपको बताएं कि 46 होती है। और कितने जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है तो किण्वन की क्रिया होती है। ठीक है, किण्वन की क्रिया होती है। और दही जमने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है तो दही के जमने में लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही को बनाने में कौन सा जीवाणु सहायता करता है तो लैक्टोबैसिलस नामक। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो कि दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथि है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य नहीं करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या होती है तो ऊपर आपको मैंने ये क्वेश्चन के बारे में बताया था कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46 होती है। और ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। ठीक है, ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती नहीं सॉरी ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है 44 होती है। और सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है तो सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या 2 होती है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर कितने हो गया तो 46 गुणसूत्र हो गए। तो यहाँ पे क्या पूछा शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है तो ऑटोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी 44 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वह पादपों का वृद्धि हार्मोन है। ठीक है,
एड्रेनलिन जो होता है ये तो मादा हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है ये तो मनुष्य और दोनों में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन भी मनुष्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिबरेलिन है जो कि एक पादप हार्मोन है और यह क्या करता है तो यह वृद्धि करता है, ठीक है, पौधों की यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह क्या है? ग्राफनली है, ठीक है। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो 32 फीट बोल सकते हैं, ठीक है, 32 फीट या 8 से 9 मीटर, ठीक है, 8 से 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, या फिर 32 फीट आहार नाल की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीपी को मानव शरीर में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है तो रंध्रों के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किससे होती है तो रंध्र से होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा होती है, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे मापी जाती है तो पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोटोमीटर, ठीक है, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हृदय से रक्त या फिर रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है फेफड़े द्वारा, बी है नीलय द्वारा, सी है अलिंदों द्वारा और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलय के द्वारा जो मानव शरीर में रुधिर होता है वह संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है, नीलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फाइग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रक्त दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए। और रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग तो इस फाइग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं आनुवंशिकी के जनक, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है, ठीक है, मूत्र का सही मार्ग आपको बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है गुर्दा से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय मूत्र मार्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुर्दा से मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये तो सही जा रहा है। गुर्दा यानी कि किडनी के बाद कहाँ पे जाता है तो मूत्रवाहिनी में जाता है। उसके बाद जो मूत्र होता है मूत्राशय तक पहुँचा है। उसके बाद क्या होता है मूत्र मार्ग के द्वारा यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्र मार्ग तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन करती हैं तो गिल्स के द्वारा मछलियाँ श्वसन करती हैं, ठीक है। फेफड़े के द्वारा कौन श्वसन करता है तो जो जमीन पर रहने वाले जीव होते हैं वो करते हैं फेफड़े के द्वारा, जैसे कि मानव किसके द्वारा श्वसन करता है तो फेफड़े के द्वारा। त्वचा के द्वारा कौन करता है तो त्वचा के द्वारा मेंढक करते हैं, जो मेंढक जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है, और जो मेंढक पानी में रहते हैं वो किससे करते हैं गिल्स से करते हैं। और ट्रेकिया से कौन करते हैं तो जो छोटे कीट पतंग होते हैं वो ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन की क्रिया पूर्ण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रुधिर का कौन सा रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त जब कहीं पर घाव लग जाती है तो रक्त निकलता है तो उसको रोकने का काम कौन करता है, तो वह करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स करता है रोकने का काम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, तो नेफ्रॉन को कहते हैं वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। और जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहते हैं जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जो लार होगा वह लार ग्रंथि से निकलेगा। ठीक है, किससे निकलता है, लार ग्रंथि से जो लार होता है। लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कि जो मुख्य एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, जो कि पेपर में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो कौन होता है, टाइलिन। ठीक है, जो कि 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन टाइलिन जो होता है वो मुख्य होता है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। और लार, ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो श्वसन की क्रिया होती है उसके बाद जो अंतिम उत्पादन होता है उसको किसका किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, उसके बाद H2O यानी कि किसका, जल का होता है। जल के बाद कौन सा होता है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन कौन से है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। जो स्टोमेटा होता है उसके खुलने एवं बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं किसका नियंत्रण करती हैं, तो स्टोमेटा का नियंत्रण करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। ठीक है, वसा प्रक्रिया कौन सा एंजाइम करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, तो वसा प्रक्रिया कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है, जो कि वसा को क्या करता है कि वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वसा को वसीय अम्लों में। और जो एमाइलेज होता है वो क्या करता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज करता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का पाचन करता है या फिर प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और ट्रिप्सिन क्या करता है कि यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है दोस्तों वह कौन सी ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूरॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैराथायराइड। यह हार्मोन का नाम नहीं है दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, यह ग्रंथियों का नाम है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पैराथायरॉक्सिन। ठीक है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है इस ग्रंथि से, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि से। और वह क्या करता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का, यानी कि Ca और फास्फोरस यानी कि P, इन दोनों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारी यूट्यूब चैनल से बहुत ही ज़्यादा इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ठीक है, बाय बाय।